दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का नमस्कार है। 2-3 दिन से एक खबर बहुत तेज़ी से चल रही है कि इंडिया में जो इलेक्शंस हुए हैं 2024 में, उनमें ईवीएम्स को हैक किया गया था। और ये खबर बेसिकली शुरू तो पहले से ही हुई है। जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने बाकी थे, उसके पहले से ही अपोजिशन पार्टी ये बोल रही है कि ईवीएम हैक हुआ है, ईवीएम हैक हुआ है, ईवीएम में गड़बड़ी है। लेकिन जब रिजल्ट्स निकले और जब कांग्रेस को 99 सीट्स मिली, समाजवादी पार्टी को 37 सीट्स मिली, उसके बाद से उन्होंने ये चीज़ बोलनी बंद कर दी थी, क्योंकि शायद उनको उनकी उम्मीद से ज़्यादा वोट मिले। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले मिड डे ने एक न्यूज़ निकाली कि बॉम्बे से जो उम्मीदवार थे मिस्टर रविंदर वॉकर, उनके साले साहब, उनके मोबाइल में ईवीएम को हैक करने का कोई ओटीपी है। ये न्यूज़ तो निकाल दी। उसके बाद भाई साहब एलन मस्क साहब ने ये बोला कि कोई भी चीज़ है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी क्यों ना हो, वो हैक हो सकती है। और उसने क्लियर कट बोला, वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। तो एलन मस्क साहब, हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हैक क्या चीज़ नहीं हो सकती है। दुनिया में कोई चीज़ भी हैक हो सकती है जो कि नेटवर्क के थ्रू है। आपकी जितनी गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, एआई ऑपरेटेड हैं, और एआई ऑपरेटेड जो भी चीज़ है वो हैक हो सकती है। तो आप गाड़ी बनाते क्यों हो? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप शायद ये यूएस के इलेक्शन की बात कर रहे हो, क्योंकि यूएस के इलेक्शंस में कई जगह ईवीएम यूज हुए हैं, लेकिन वो ईवीएम नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। इंडिया के जो ईवीएम है वो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, वो स्टैंड अलोन है। तो उसका ओटीपी कहां से आ जाएगा? कल को आप कह देंगे कि आपके घर का गीजर जो है वो भी, उसका भी ओटीपी आ रहा है, वो भी हैक्ड हो गया। घर का हीटर भी हैक्ड हो गया, एसी भी हैक हो गया, टीवी भी हैक हो गया। तो एलन मस्क जी, ये शायद आपके दो फ्रस्ट्रेशन है। एक तो आपको इंडिया में वो वैल्यू नहीं मिल रही है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप चाइना में व्हीकल्स बना के इंडिया में बेचेंगे। एक तो ये आपको सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है, और दूसरा जो अभी एप्पल और चैट जीपीटी का आपस में अरेंजमेंट हुआ है, उसके बाद आपने ये कहा क्योंकि ये दोनों मिलके आपका जो एआई सेटअप है उससे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपने ये बोला है कि आपकी कंपनी के जितने भी फ़ोन्स हैं वो हम आईफोन से हटा देंगे। तो ये बेसिकली आपका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, और ये फ्रस्ट्रेशन में आप इंडिया को लपेट रहे हो। और ये बात आप अच्छी तरह जानते हो कि आपकी बात की वैल्यू तो होती है। यू आर नॉट ए स्मॉल थिंग, यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। तो आपकी वैल्यू है, तो आप अपनी वैल्यू को कोई पॉजिटिव चीज में यूज कीजिए ना। निगेटिव में क्यों यूज करते हैं? आप जानते हैं उसका इफेक्ट क्या हुआ है। अच्छा, दूसरी बात एक बार बता दूं मैं कि नेक्स्ट डे जो मिड डे न्यूज़पेपर है उसने सॉरी बोला है कि हमारी ये इंफॉर्मेशन गलत थी और वो ईवीएम हैक नहीं हुआ था। अच्छा, जो न्यूज़ भी बोल रही है ना, वो भी ईवीएम नहीं बोल रही, वो बोल रही है ईटीपीबीएस। मतलब इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सर्विसेज, जो पोस्टल बैलेट से आती हैं, क्योंकि वो इंटरनेट के थ्रू आती हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप उसको हैक कर सकते हो। अब पूरे इंडिया में ईटीपीबीएस कितने हैं? 20 से 25 लाख। केवल 20 से 25 लाख वोट हम कहते हैं पूरे बीजेपी को पड़ भी गए तो भी क्या उनका एक कैंडिडेट भी हारेगा या जीतेगा? यहां तो एक एक में 4-4, 5-5 लाख से लोग
जीत रहे हैं या हार रहे हैं। और अगर इंडिया का ईवीएम हैक होता तो नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख वोट से नहीं जीतते। 1.5 लाख वोट से जीतने का मतलब है केवल 75,000 अगर वोट दूसरे बंदे को पड़ गए होते तो मोदी जी हार गए होते। कांग्रेस को 99 सीट्स कभी भी नहीं मिलती। एक तो वो 99 सीट्स के आज भी लायक नहीं थे, वो केवल जातीय जनगणना के हिसाब से, कास्टिज्म के वोटों से और मुस्लिम्स के वोटों से, और जो उन्होंने समीकरण, जो जितनी भी इत्यादि पार्टीज थी उनके बीच में जो उनका एक इक्वेशन बना, उसके रीजन से वो जरूर जितनी सीट जीते हैं। तो आपकी बात ये बिल्कुल गलत है कि ईवीएम हैक हो सकता है, क्योंकि उसमें नेटवर्क है ही नहीं, स्टैंड अलोन यूनिट है। आप अपने देश में देखिए क्या हो रहा है, हमारे देश को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और आपके कहने पे आप ये देखिए, आपके कहने पे जर्मन में बैठा जर्मन शेफर्ड, जो कि एक तरीके से पालतू है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, उसने क्लियर कट बोला है कि एनडीए कैंडिडेट के रिलेटिव ने फोन हैक किया। बाहर बैठा है लेकिन उसको इतनी अकल नहीं है कि ईवीएम हैक कैसे हो जाएगा, उसमें नेटवर्क है ही नहीं, कहां से हैक कर लेंगे। कोई प्लास और पेचकस लेके जा रहा है क्या कि वो ईवीएम को हैक करने के लिए? भाई जितने भी 10 आदमियों को निकाल दो, वो जितने ईवीएम है सबको खोल के उसमें सिम लगा दो, उसमें वायरस डाल दो, क्या करेगा कोई? ये ध्रुव राठी जी हैं, इनकी असलियत दुनिया को समझनी चाहिए कि किस लेवल का आदमी है ये इंडिया को किस लेवल पे बर्बाद करना चाहता है। और उनको तो आप छोड़िए, हमारे राहुल गांधी साहब, उनको देखिए, वो कहती हैं कि ईवीएम इन इंडिया आर ए ब्लैक बॉक्स एंड नोबडी इज अलाउड टू स्क्रूटनाइज देम। ये भी आप बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। 2 या 3 साल पहले यही केस दोबारा उठा था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरी जज के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने डिस्प्ले किया था और ये कहा था कि जो ये कह रहा है कि इसको हैक कर सकता है, आइए और हैक कीजिए। उस वक्त क्यों नहीं गए? और क्या सबूत है आपके पास कि ईवीएम हैक हुआ है? परफेक्ट तो दुनिया में कोई चीज नहीं होती, परफेक्ट दुनिया में कोई चीज नहीं होती। आपसे यह कहा जाए कि एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दीजिए, दुनिया का एक आदमी भी 5 सेंटीमीटर की लाइन नहीं खींच सकता। वो या तो उससे ज्यादा खींचेगा या उससे छोटी खींचेगा, चाहे वो 0.000001 mm ही क्यों ना हो, कम या ज्यादा। जो आपके इतने बड़े बड़े चंद्रयान, उसमें भी मार्जिन ऑफ एरर रहती है। कोई डिग्री 90 डिग्री पे या 80 डिग्री पे जाना है तो वो एग्जैक्ट 80 पे जा ही नहीं सकता है, ये चीज आप समझिए। लेकिन आपको समझना नहीं है, आपको समझ में आता जरूर है, लेकिन आप उस चीज को समझना नहीं चाहते, क्योंकि आप लोग को एक तरीके से अराजकता फैलानी है। आपको इंडिया को बदनाम करना है, दुनिया की नजरों में यह दिखाना है कि जो इलेक्शन हुए हैं वो फेयर नहीं थे, जबकि आप भी जानते हैं कि जो इलेक्शंस हुए थे वो 100% फेयर थे। और आप क्यों चाहते हैं कि ईवीएम खत्म हो जाए? आप इसलिए चाहते हैं कि उसके बाद अगर बैलेट पेपर से होगी वोटिंग तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें सब रोहिंग्या के वोट देंगे, एक की जगह 10-10 आदमी वोट देंगे, बूथ कैप्चरिंग होगी, वायलेंस होगा, करप्शन होगा, बैलेट बॉक्सेस गायब कर दिए जाएंगे, दोनों पार्टीज आपस में
क्योंकि जब जहाँ पे काउंटिंग होती है वहाँ पे हर पार्टी के लोग होते हैं, पूरी पूरी टीम होती है, वो आपस में लड़ जाएंगी। पहले होता था ना, वायलेंस होता था, लोग मरते थे। शायद यही चीज आपको पसंद है। आपको ये पसंद नहीं है कि फेयर इलेक्शन हो रहा है, फेयर रिजल्ट निकल रहे हैं, दुनिया अब तारीफ कर रही है इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन इलेक्शन कमीशन की, कि बहुत अच्छे इलेक्शन कराएं। शायद ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको वायलेंस चाहिए देश में, और जो आपके लोग हैं, आप चाहते हैं कि वो एक आदमी 10-10 वोट दे, जिससे कि आपकी वोट परसेंटेज ज्यादा बढ़े। ये तो साइंस, ईवीएम तो साइंस है। साइंस से आपका क्या मतलब है? तो मैं पूरी अपोजिशन पार्टी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इस चीज को इशू ना बनाइए, क्योंकि ये नॉन स्टार्टर इशू है। जो मिड डे ने एक लेख लिखा था, उसका उन्होंने नेक्स्ट डे ही कह दिया कि ये हमसे भूल हो गई, दैट वाज एन एरर, और वो उन्होंने छाप भी दिया पेपर में। और अभी भी मैं कहता हूं कि अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट है जो कि ये प्रूफ कर दे कि ईवीएम जितने भी हैं वो हैक किए जा सकते हैं, तो आप एक टीम को लेके आइए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बोलिए कि हमको सबके सामने 2 सेट दीजिए, हम हैक करके दिखाते हैं। कई लोगों ने पहले भी किया है। 42 केसेस हुए हैं जिसमें कि अपोजिशन पार्टी ने ये इल्जाम लगाया है कि ईवीएम हैक है, और वो एक केस भी प्रूफ नहीं कर पाए। क्या कुछ भी नहीं कर पाए, उसका आसपास भी कुछ नहीं दे पाए। बाद में आए बाएं दाएं हो गए। जब कोर्ट ने बुलाया, आइए आप प्रूफ कीजिए। केवल हाइपोथेटिकल वे में कहना और उसमें इंडिया को बदनाम करना, ये छोड़िए। एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क में अपोजिशन पार्टीज को काम करना चाहिए। अपोजिशन पार्टीज का काम बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक सोचते हैं कि गवर्नमेंट के कामों को अपोज करना है, जिससे कि गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस में रहे। आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन जब देश का मामला आता है तो आप देश के साथ रहिए। ऐसा ना हो कि कल आपको लोग एंटी नेशनल कहना शुरू कर दें, और जो अगला इलेक्शन हो वो नेशनल और एंटी नेशनल के बीच में हो, जिसमें 85% नेशनल हो जाएंगे और 50% वो एंटी नेशनल हो जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे? उस वक्त कोई कास्ट, रिलीजन, धर्म, जाति नहीं देखेगा। वो देखेगा कि ये नेशनल इशू है या एंटी नेशनल इशू है। आप सही चीजों पे गवर्नमेंट का अपोज जरूर कीजिए। हम भी चाहते हैं, क्योंकि अब आपके पास 234 सीट्स हैं लोकसभा में। आप भरपूर गवर्नमेंट को अपोज कीजिए, लेकिन उन मुद्दों पे कीजिए जो देश के लिए अच्छे हों और बीजेपी खराब कर रही हो। उन मुद्दों पे मत कीजिए जो नॉन स्टार्टर्स हों। प्लीज मेरी बात को ख्याल कीजिएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा, और अपने कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है और आपको उसमें क्या क्या चेंजेस आप चाहते हैं, तो मैं उसको करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आपको जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में मैं अपने मुसलमान भाइयों से ईद मुबारक करना चाहता हूँ। आज 16 तारीख है और आज हिंदुस्तान में ईद मनाई जा रही है। तो मैं पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम भाइयों से, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और पूरे दुनिया के
मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक करना चाहता हूँ। तो ईद मुबारक।